नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शब्द। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें, भारतीय मानक ब्यूरो के 79वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने बीते 8 दशकों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर गुणवत्ता ही पहचान के मंत्र को साकार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबीजी रामजी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने स्पष्ट किया कि मनरेगा का नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ग्राम इकाइयों को मजबूत करना लक्ष्य है। ये अधिनियम विकास आधारित रोजगार देगा। योजना के तहत 125 दिन कम मिलेगा। समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और ग्राम सभा तय करेगी कि कौन से कार्य होंगे। कोई काम थोपा नहीं जाएगा। इसके संबंध में जो भारत सरकार ने नए प्रावधान किए हैं, उसी के संबंध में मुझे आप सबके समक्ष बात रखनी है। ये अधिनियम जो नया बना है, ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं, उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर उत्तराखंड में हो रही राजनीति पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। सरकार ने इस दौरान एसआईटी का गठन कर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। उन्होंने कहा, फिर भी इस मामले पर अब जो ऑडियो के माध्यम से बवाल हो रहा है, उसके बाद हम हर जांच के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सरकार की छवि को धूमिल कर एक कथित ऑडियो के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर रहा है, जबकि इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सबकी बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है, सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं, वो पूरी की गई और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया। और एसआईटी
ने अपनी पूरी जांच करी, हर एक पहलू पर जांच करी। परिवार के लोगों से भी एसआईटी मिली, अन्य लोगों से भी मिली, जिन लोगों को भी इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी, और इसमें विज्ञापन भी निकाला गया, अखबार में भी दिया गया, संचार के माध्यमों से बताया भी गया, किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। और पी रेणुका देवी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी, जो अभी सीबीआई में ही कार्यरत हैं। यहाँ से उनका सीबीआई में ही गृह के बाद डेपुटेशन से वो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, यहाँ के कैडर की हैं, लेकिन अब सीबीआई में काम कर रही हैं। और एसआईटी ने पूरी काम करने के बाद उसके बाद उसमें कई सारे पहलू आए बीच में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें जानकारियां ये भी होनी चाहिए, कुछ और जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके पास भी जो भी जानकारी है हमको दे दे या न्यायालय में दे दे, जहां भी देना उधर। अंततः लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और जो सेशन कोर्ट है वहां पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही। और जो मजबूत पैरवी थी, उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है, और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से। और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए, और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में प्रदेश भर में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार पदयात्रा निकालकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पहले ये स्पष्ट करे कि उसे सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। उन्होंने कहा कि अंकिता मामले में एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है और न्यायालय ने भी सीबीआई को जांच को आवश्यक नहीं माना। सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती, अपराधी जेल में है। वीआईपी से जुड़े आरोपों पर विपक्ष को कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, पहले तो सीबीआई के बारे में कांग्रेस को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए, अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि उनका सीबीआई में भरोसा है कि या नहीं है। देखिए, जब राहुल गांधी जी और सोनिया जी को नोटिस जाता है तो ये सीबीआई दफ्तरों का घेराव करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूंकते हैं, प्रधानमंत्री को अनशन गालियां देते हैं। और जब आप इसी प्रदेश में देख लो, हरीश रावत जी को जब सीबीआई नोटिस करती है तो ये कहते हैं कि सीबीआई बीजेपी का तोता है, सरकार के इशारे पे काम हो रहा है। तो अब जो ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से मांग कर रहे हैं? इनको पहले स्पष्ट करना चाहिए इनका भरोसा सीबीआई पे है कि नहीं है। इनके ऊपर अगर कहीं पे सीबीआई कार्रवाई करती है तो ये सीबीआई को कहें कि सरकार का तोता है। और अब पुनः ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग बार बार के सीबीआई की जांच होनी, सीबीआई जांच होनी, जबकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। एसआईटी ने जांच कर दी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको इनकार कर दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया कि सीबीआई की जांच आवश्यक नहीं है, कि एसआईटी की जांच सफिशिएंट है। इसके बाद कांग्रेस बार बार फिर सीबीआई की बात कर रही है। पहले कांग्रेस का कितना भरोसा सीबीआई में है वो इस बात को स्पष्ट करे, फिर आगे की बात करे। और वहीं आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जल्द ही सारे सबूत सामने आ जाएंगे। उर्मिला के साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे, अहम सबूत होने का दावा किया और सही वक्त पर सौंपने की बात भी कही। अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को बेबुनियाद बताया है, साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है और उर्मिला सनावर ने सच सामने लाने का दावा भी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी एंगल है उसमें अभिनेत्री उर्मिला सनावर
देहरादून पहुंची और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जो भी आरोप उन पर लगे हैं वो सभी बेबुनियाद है और सारा सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। उत्तराखंड में इन दिनों सुर्खियों में चल रहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए कथित वीआईपी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। क्या कुछ कहना है दुष्यंत कुमार गौतम का, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। तो आपको बता दें कि दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठे आरोपों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वीआईपी आरोपों को दुष्यंत कुमार गौतम ने सिरे से खारिज किया है और अदालत का रुख उन्होंने किया है। साथ ही आपको बता दें अंकिता भंडारी मामले में उनका नाम बिना जांच के जोड़ा गया, ये उनका कहना है। अदालत में पेश की गई लोकेशन और तारीखों की जानकारी है। 10 से 20 सितंबर 2022 को वो नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में मौजूद थे। सोशल मीडिया एक्टिविटी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट अदालत में दाखिल किए गए हैं। वीआईपी नैरेटिव को उन्होंने मनगढ़ंत बताया है। चार्जशीट और ट्रायल में उनका नाम कहीं भी मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया ट्रायल पर सवाल उठ रहे हैं। झूठे और मानहानिकारक कंटेंट हटाने की मांग दुष्यंत कुमार गौतम ने की है। अदालत से आग्रह किया है कि बिना सबूत आरोप लगाने वालों पर रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाने वाले अभियान पर कोर्ट में उन्होंने चुनौती भी दी है। हरिद्वार में 2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री विनय रोहेला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है दिव्य, भव्य और स्मार्ट डिजिटल कुंभ का आयोजन। उन्होंने समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और तकनीकी आधारित आपदा प्रबंधन पर जोर देते हुए अधिकारियों को स्वयं मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। देखिए, जो 2027 में होने वाला कुंभ है, उस कुंभ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयाम, जिनके अंतर्गत कुंभ डिजिटलाइज कुंभ हो और ऐसा कुंभ जो अपनी सभी प्रबंधन व्यवस्थाओं के लिए याद रखा जाए, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कुंभ के अंतर्गत नए कार्यों, नए नवाचार कार्यों के आधार पर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुंभ को बहुत ही व्यवस्थित कुंभ करने की दिशा में प्रयास किया है। ये जो कुंभ है, इस कुंभ के अंतर्गत आपने देखा होगा कि चाहे वो प्रशासनिक क्षमता हो, तकनीक क्षमता हो, आपदा प्रबंधन प्रणाली हो, उसको मेटलाइज करने के लिए प्रयास किया है। तकनीकी क्षमता के अंतर्गत एक पूरा कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो अपनी भीड़ है, जो संख्या आएगी, उसको नियंत्रण किया जाए, जो कूड़ा करकट है उसको कंट्रोल किया जाए, और जो फायर है, भीड़ नियंत्रण है, ट्रांसपोर्ट है, पार्किंग है, और नए जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक सिस्टम में लाने के लिए एक कंट्रोल रूम के माध्यम से सबको व्यवस्थित किया जाए। इसी प्रकार से जो कुंभ से पहले नए कार्य हो रहे हैं, पुल है, सड़कें हैं, वो सभी काम इस कुंभ के अंतर्गत प्रारंभ हो गए हैं। और इसी दृष्टिकोण से को देखते हुए कुंभ के अंतर्गत जो हरिद्वार की फेंसिंग है, नए डिजिटलाइज फैशन के अंतर्गत नया शहर और नया कुंभ हम सबको नई ऊर्जा देकर जाए, इसी दिशा में बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न सुझाव मिले और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हम किस प्रकार के नए नवाचार करके कुंभ को नया दिशा दे सकते हैं, इसी संबंध में गहन चर्चा हुई है। सभी ने अपने प्रस्ताव, अपने समाधान रखे हैं और पूरी जानकारी के अंतर्गत इस चर्चा में भाग लिया और सभी प्रतिभागियों के विचार प्राप्त हुए। और चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें कि देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी देश भर में भ्रम की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीत पर माला पहनाने वाली कांग्रेस हार पर ईवीएम को दोष देती है। तो वहीं बिहार चुनाव का हवाला देते हुए कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां जनता के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है और बीजेपी ऐसे भ्रम का विरोध करेगी। उत्तराखंड से लेकर के देश भर की राजनीति को अगर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने एक भ्रम की राजनीति को फैलाने का काम किया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के अपने सभाओं में, अपने मंचों में बोल रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान जो है उसको समाप्त कर देगी। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाया था, वो कांग्रेस ने लगाया था। उस आपातकाल के कारण ही आप जैसे अनेकों पत्रकार की कलम छीन ली गई है, अनेक जो समाज सेवी थे उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया है, तमाम राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतनी निरंकुश सरकार हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, वो कांग्रेस ने किया है। उसके पश्चात कांग्रेस जहां जीतती है तो वहां पर वो शपथ ग्रहण करती है, अपने गले में माला डलवाती है, लेकिन जहां वो चुनाव हारती है वहां ईवीएम को दोष देती है। ये भी हमने देखा है। अभी बिहार के चुनाव हुए तो जिस प्रकार से वहां पर एसआईआर हुआ, एसआईआर को उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया। क्या कांग्रेस चाहती है कि इस देश में घुसपैठिए मतदाता बने? तो इस प्रकार से जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है उसको हम भ्रम नहीं, बिल्कुल भी नहीं फैलाने देंगे। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा सभागार में पशुपालन, कौशल विकास एवं सेवा योजन विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट और सेवा योजन विभाग के 37 फॉरमैन अनुदेशकों को नियुक्ति मिली है। पशुपालन विभाग में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो उत्तराखंड सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसी के तत्व आज हमने 16 यहाँ पर फार्मासिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वो वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद यही करूंगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ आज हमने 37 फोरमैन के पदों पे भी भर्ती करी है अपने सेवा योजना और ITI विभाग में और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 37 पद जो है हमारे खाली चल रहे थे। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद इनकी भर्ती हुई है। 37 लोगों को उसका लाभ मिला है। विभिन्न जिलों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग आए थे जिनको नियुक्ति पत्र आज मिले हैं। तो जो सरकार की सोच है उसको हम लोग लगातार धरातल पर उतार रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उनको हम रोजगार से जोड़ रहे हैं। और मुझे बस सारे लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है कि वो दोनों विभागों को आगे बढ़ाने में वो अपना पूर्ण सहयोग हमको देंगे। हल्द्वानी में मुखानी रोड पर सड़क में बने गहरे गड्ढे के कारण 13 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट USDA का चल रहा है, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर एवं सीवेज इसके बड़े काम है। आगे जाके इसमें रोड इम्प्रूवमेंट का भी है वैसे तो, और स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन फिलहाल पेयजल का सीवेज का काम है। तो इसमें इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है और निर्देश यही है कि जहाँ पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें, और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। साथ ही साथ मौके पे साइनेज, कॉशन के साइनेजेस हों। ये काम कब शुरू हुआ, ये ADB की शर्तों में भी है, काम कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा। यदि आपको कोई शिकायत है उस काम को पूरा करें। लेकिन आज जो मैं मौके पे देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई प्लानिंग यहाँ पे जो यूनिट है आपकी USDA की उसको नहीं कर रही है। कोई बोर्ड भी मुझको यहाँ पे नहीं मिला और कोई टाइमलाइन भी लिखी हुई नहीं मिली। अब मुझे बताया जा रहा है और क्षेत्रों में भी है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी उच्च अधिकारी हैं इनके विरुद्ध फिर हमें कार्रवाई के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार चेतावनी दी गई है।
और दोबारा इनको बताया जा रहा है कि अब इनकी जो बैठकें हैं ये अब दफ्तर में नहीं हुआ करेंगी। अब इनकी जितनी बैठकें हैं सीधे मौके पे जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पे होगी। और आज भी मैंने कहा है कि जो लापरवाही इसमें हुई है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इसमें क्लॉजेस के तहत, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत जो भी इसमें पेनल्टी लगनी है उसको ये रेकमेंड करेंगे, ताकि एक इफेक्ट यहाँ पे जाए और भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। 14 वर्षीय बालक की मौत के बाद आज प्रशासनिक अमला जागा है और आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है, ये गड्ढा जो है इसमें कल देर शाम एक बच्चे की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी, जिसके चलते यहाँ तमाम जो लोग हैं उन्हें बड़ा स्थितियां यहाँ गंभीर हुई हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल यहाँ किए जा रहे हैं। हालांकि जो यहाँ काम कर रही है संस्था USDA, यहाँ जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, चाहे वो सीवर लाइन का काम हो या फिर सड़क रोड वाइंडिंग का काम हो, तो उसके चलते ये गड्ढे किए गए हैं। लेकिन लापरवाही का आलम आप देखिए, इस मुख्य मार्ग पर चलने के लिए ना तो कोई साइनेज यहाँ पर लगाया गया है गड्ढे का, और न ही यहाँ कोई सुरक्षा के चाक व्यवस्था की गई है, जिसके चलते कल एक भयंकर हादसा यहाँ देखने को मिला। एक 12 वर्षीय युवक यहाँ बाइक से रपट कर सड़क पर गिरता है और एक बड़े ट्रक मिक्सर की चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं उन संस्थाओं पर या उन खरीदारी संस्थाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये संस्थाएं इतनी लापरवाही क्यों कर रही हैं। क्या जनता की जान इतनी बेहद सस्ती मान ली गई है? आम लोगों की जान की कीमत आखिर इस तरीके से ये विकास कार्य किए जाएंगे, ये एक अपने आप में अहम सवाल है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ शिकायत करते आए हैं कि इस रोड पर, खासकर ये जो रोड है मुखानी चौराहे की तरफ ये रोड जाता है और बहुत भारी ट्रैफिक इस पे रहता है, ट्रैफिक का काफ़ी दबाव रहता है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें ट्रैफिक का भारी दबाव है। तो लोगों की तमाम शिकायतों के बाद भी, लोगों के बार बार कहने के बाद भी यहाँ न तो सुरक्षा का कोई इंतजाम किया है और न ही अतिक्रमण के बारे में, खासकर इस रोड पे अतिक्रमण की अगर बात करें तो यहाँ फल ठेली व्यवसायियों की तरफ से जो भारी अतिक्रमण यहाँ किया गया। अभी फिलहाल क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर यहाँ दौरे पर हैं, निरीक्षण पे आए हुए हैं, तो अभी फिलहाल ये सड़क साफ दिख रही है, कोई दूर दूर तक ठेली फड़ नहीं दिख रही है। लेकिन इसके उलट ये तस्वीर अब जैसे ही यहाँ से ये प्रशासनिक अमला निकल जाएगा उसके बाद की तस्वीर यहाँ से बिल्कुल उलट है। स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा भूपेंद्र है। भूपेंद्र जी, क्या है रोड की स्थिति? कल जो हुआ किस तरीके से? मैं तो था नहीं, मुझे पता नहीं है, मगर यहाँ पे रोड ये आए 1 हफ्ता हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये JCB से खोद रहे थे, फिर उसके बाद भर के नहीं गए, तो काफ़ी एक्सीडेंट हो भी रहे हैं इसमें। लगभग कल तो एक बच्चे की मौत हो गई है इसमें। तो इन चीज़ों में गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कुछ इसका करे काम। हम बिल्कुल देखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिर अधिकारी क्यों इतनी चैन की नींद सोए हुए हैं? जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो क्यों इतनी चैन की नींद सोए हुए हैं? क्या बार बार ऐसे मौकों पर कुमाऊं कमिश्नर जब तक मैदान पे नहीं उतरेंगे तब तक क्या काम नहीं होगा? ये एक अहम सवाल है। और कार्यदायी संस्थाओं को, जिस तरीके की कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही है, क्योंकि USDA यहाँ क्षेत्र में काम करता है, तो USDA की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था, और इस तरीके के जहाँ ये जानलेवा गड्ढे बनाए गए हैं, कम से कम रोड साइनेज जरूर लगाया जाए। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।